हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघव जैन एंड रिसेंटली मैंने यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में 127 रैंक सिक्योर किया है। आज मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी और वो सब चीज़ें शेयर कर सकूँ बाकी कैंडिडेट्स के साथ जिसने मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प की। प्लस मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा डीकेटी प्लेटफॉर्म का, जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप सबसे बात करने के लिए। लेट्स स्टार्ट गाइस। बात करें प्रीलिम्स की या मेंस की, हम सबको पता है कि जो एक बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है वो थ्रू आउट सेम ही रहती है। और मैं अभी एक लिस्ट शेयर करूंगा आप सबके साथ अपनी बुक्स की, जो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए चूज़ की थी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चूज़ किया था स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि वो बहुत ही एक कंपाइल्ड बुक है और वहाँ पे डाटा जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप सबको मिल जाता है। हाँ, कैंडिडेट्स जाते हैं बिपिन की बुक के लिए, बट वो बहुत ही लेंथी बुक है और सारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर हम बात करें एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की, उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री आजकल यूपीएससी इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, तो वो एस्पेक्ट आप इग्नोर कर सकते हो और ज़्यादा फोकस कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर पे। मैंने एक लिस्ट बनाई है कुछ टॉपिक्स की जो आपको यूज़फुल हो सकता है, जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। और उसमें आता है सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और उसके बाद गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, मुग़ल एम्पायर और विजयनगर एम्पायर, और साथ में भक्ति सूफी मूवमेंट। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन सब टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हो तो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी मैंने यूज़ की थी एनसीईआरटी बुक्स +1 और +2 की। ये दोनों बुक्स काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल हैं और ये आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों को कवर कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है सिलेबस में जो अनकवर्ड है, उसके लिए आप जीसी लियोन्स रेफ़र कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल बुक है। मैं ये आप सबको सजेशन दूंगा कि आप वो बुक बस लेफ्ट आउट टॉपिक्स के लिए यूज़ करें, ना कि थ्रू आउट ज्योग्राफी के लिए। इकोनॉमिक्स का मेरा खुद का बैकग्राउंड रह चुका है, इसलिए मेरे को बेसिक नॉलेज इकोनॉमिक्स के बारे में थी, बट मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की भी प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया था श्रीराम IAS नोट्स। तो वो काफ़ी कंपाइल्ड नोट्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं करंट इकोनॉमिक सिनारियो के हिसाब से, तो आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत, वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है और हम सब जानते हैं कि वो मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। पर लक्ष्मीकांत के लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप जब भी इस बुक को पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़िए मत, इसको अच्छे से याद कीजिए, तभी ये यूज़फुल हो सकती है। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS नोट्स जो थे वो लर्न किए थे बेसिक स्टैटिक नॉलेज के लिए, और जितने भी करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें थी उसके लिए मैंने इंटरनेट और न्यूज़पेपर अलग अलग सोर्सेज का यूज़ किया था। और अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक होता है जब हम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की बात करते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए मैंने अपने लेवल पे विजन PT 365 का यूज़ किया था। मंथली करंट अफेयर्स नहीं, PT 365। मैं दोबारा कहूँगा, ये एक बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स की, और ये थ्रू आउट जितने भी एक पिछले एक साल के करंट अफेयर्स होते हैं उनको बहुत ही एक अच्छी फॉर्म में कंपाइल करके देते हैं। तो आप इन करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो इस मटेरियल को, और ये मत सोचना कि करंट अफेयर्स ज़्यादा हैं कम है कुछ भी हो, ये एंड में रिलीज़ होते हैं। तो मैं ये आप सबको एडवाइस करूँगा कि आप अपना स्टैटिक पोर्शन 1-1.5 महीने पहले एग्ज़ाम से पहले रेडी रखें, और जब भी PT 365 रिलीज़ होता है, आप मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप इस सोर्स को यूज़ कीजिए और इसको वर्ड बाय वर्ड काफ़ी अच्छे से लर्न कीजिए और आपका करंट अफेयर वाला एस्पेक्ट टोटली कवर हो जाएगा। मेंस के बचे हुए टॉपिक्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सोशल इश्यूज़, ये सारे टॉपिक्स भी मैंने अपने पर्सनल जो मेरी स्ट्रैटेजी उसमें ये थी कि जो विजन मेंस 365 होते हैं वहीं से इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम ली थी, क्योंकि अगेन बेनिफिट यही है कि आपको कंपाइलेशन मिल जाती है और आपको अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागना नहीं पड़ता, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर हो जाता है। ये बात थी मेरी प्रीलिम्स की बेसिकली। अगर मैं जनरली बात करूँ टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए एफिलिएट हो, आप मार्केट से भी पेपर्स उठा सकते हो, वो मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। मेंस के लिए तो स्पेशली, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं हमारा मोटिव मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना नहीं होता, हमारा मोटिव होता है अपना टाइम मैनेजमेंट देखना, अपनी वीकनेसेस पे काम करना, ताकि हम वो चीज़ों को पेपर में रेप्लिकेट ना करें। तो ये थी सारी बुक्स की बात। अब कुछ मैं बात करूँगा डूज़ एंड डोंट्स की। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में चीट कोड्स कहते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं चारों ऑप्शंस में से, देन गो फॉर दैट क्वेश्चन।
थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे। और अगर आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को देखेंगे जिसमें वर्ड्स जैसे कि यूज़ किए गए हैं ऑलवेज, नेवर, मोस्ट प्रॉब्ली, तो ये सब चीज़ें आपको एक आइडिया दे देंगी कि बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं और ये ऑप्शन मोस्टली 90% ऑफ केसेस गलत होता है। बट हाँ, अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेयर गैस वर्क ABCD नहीं काम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए। और एक और एडवाइस, जो भी आप क्वेश्चन पकड़ रहे हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन में, आप उसको वहीं पे सॉल्व कीजिए। अब ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन को मैं दोबारा थोड़ी देर बाद वापस आके अटैम्प्ट करूँगा, वो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा और वो क्वेश्चन वहीं का वहीं रह जाता है और उसके कारण आपका अटैम्प्ट जो है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं और आपका टाइम जो है वो डबल यूज़ होता है। तो ये बहुत ही ख़राब टेक्निक है। तो कैंडिडेट्स को यही एडवाइस है कि जौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसको वहीं पे ख़त्म करें। और एक और चीज़, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है प्रीलिम्स के लिए, उसको आप बहुत अच्छे से याद कीजिए। ये नहीं है कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं आप जस्ट मेयर गो थ्रू कर रहे हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिटेल और फैक्चुअल आप पूछ रहे हैं UPSC, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन रीगेन कर रहे हैं कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, चाहे कोई भी हो, आप उसको अच्छे से बार बार पढ़िए और उसको याद कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने सिर्फ गो थ्रू किया है तो आप उस आंसर को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बात रही मेंस की, तो फर्स्ट एडवाइस ये है कि प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2017 में मैंने मेंस दिया था बट मैं क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में लिखता गया था और प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। जब लास्ट ईयर मैंने इस चीज़ पे वर्क किया, मैंने देखा कि प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने अपने डायग्राम्स बनाने शुरू किए, फ्लो चार्ट्स बनाने शुरू किए और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन शुरू की। वैल्यू एडिशन का मतलब, जब भी हम किसी टॉपिक की बात में करते हैं, हम उसके साथ एक कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे सकते हैं, या फिर कोई कमीशन जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस में से कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर हम उसको एक कंपाइलेशन में लिख लें अपने नोट्स, फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन, ऐसे 10-15 सेक्टर्स बना लीजिए। उसमें सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो एक जगह रख लीजिए और ये इन्फॉर्मेशन आपके हर जगह काम आएगी। पेपर 1 में सोशल इश्यूज़ में काम आएगी, पेपर 2 में गवर्नेंस में काम आएगी, पेपर 3 में इकोनॉमी में काम आएगी, ऐसे में बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जब मैं बात ऐसे की कर ही रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसे को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पेपर से थोड़े दिन पहले ऐसे लिखना शुरू कर रहे हैं। ऐसे एक ऐसी टेक्निक है जो आपका स्कोर बहुत अच्छा ले जा सकती है और आपको पीछे भी ले जा सकती है। ऐसे में आप कम से कम एम कीजिए 140 to 150 मार्क्स, कम से कम मैं ये कह रहा हूँ। और इसमें वैल्यू एडिशन के लिए आप, जैसे मैंने बताया, एग्जांपल्स दे सकते हैं। ऐसे में ऑब्वियसली हम इतने डायग्राम व फ्लो चार्ट्स नहीं बनाते हैं, बट एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी जैसे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत फेमस है, तो अगर हम सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, प्लस वोकैबलरी पे लॉन्ग रन आप काम कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स आप एक लिस्ट बना लीजिए जो कॉमन हो सकती है, जो हर ऐसे में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे को एनरिच करना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। और बात रही इंटरव्यू की, इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि आप करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़िए, ये बहुत करिए। बेसिकली वो नॉलेज आपकी टेस्ट कर चुके होते हैं, आपका वहाँ पे सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक किए जाते हैं। तो वहाँ पे मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप डैफ पे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स पे भी उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए वो जो बहुत ही पॉपुलर हैं और जो न्यूज़ में हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप ऑनेस्ट रहिए, ब्लफ करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको पास ऑन कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। मैंने अपने फाइनल इंटरव्यू से पहले कम से कम 8 से 10 मॉक दिए थे, क्योंकि मेरा इंटरव्यूज़ का ज़ीरो एक्सपीरियंस था और वो सारे मॉक से मैं कुछ ना कुछ सीख के आगे गया हूँ और तभी मेरे को एंड में सक्सेस मिला है। प्लस एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी कहूँगा कि जब बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, प्लीज़ अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था मैनेजमेंट। ये बहुत ही एक अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट है जो आसानी से कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं करता है, बट सिंस मैं एक बीकॉम बैकग्राउंड से हूँ और एक मैंने एमबीए किया है, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बैकअप किया रादर देन कि मैं किसी एक पॉपुलर सब्जेक्ट के पीछे गया। जैसे कहीं ना कहीं रूमर्स होते हैं कि ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहा है तो वो ले लें, एंथ्रोपोलॉजी बहुत स्कोर कर रहा है तो वो लेने चाहिए, या फिर किसी एक टीचर की फेस वैल्यू में हम कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। ये सब मत कीजिए, चाहे आपका सब्जेक्ट बिल्कुल रेयर ही क्यों ना हो। अगर आपका वो कोर नॉलेज है वही एंड में काम आएगा, क्योंकि अगर आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ भी लें, आप उसके आंसर्स तो लिख देंगे, बट एक वो जो कंपेटिटिव लेवल में स्पेशलाइज्ड आंसर्स
होने चाहिए, जो एक दूसरा कैंडिडेट लिख रहा है, उस लेवल के आंसर्स आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरी एक बहुत बड़ी सजेशन ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली चूज़ कीजिए, ऐसे भेड़ चाल में जाके मत कीजिए। प्लस कुछ जर्नल चीज़ें जो मैं कहूँगा हर कैंडिडेट से कि पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट वर्क कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो। सिलेबस बहुत ही लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट तरह का सिलेबस है ये, और आप सब कुछ रिटेन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप प्लानिंग कीजिए, ये देखिए कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, और जो नहीं पूछ रहे हैं उसको साइड पे कर दीजिए और जो पूछ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। सब कुछ नहीं रिटेन कर सकते, इसलिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेशेंस, आप स्टूडेंट्स हाँ आते हैं जो फर्स्ट साल में क्रैक कर जाते हैं, बट मेरे केस में मैंने यह 3rd अटैम्प्ट था, मैं पिछले 3 सालों से प्रिपेयर कर रहा था, मैंने फेलियर्स भी देखे हैं, बट मैंने पेशेंस रखी है, कंसिस्टेंटली वर्क किया है, तो तब जाके सक्सेस मिला है। तो प्लीज़ पेशेंट रहिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, अपना क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी शो कीजिए, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, एंड आई होप कि मेरे इस वीडियो से कहीं ना कहीं किसी भी अगर कैंडिडेट को कोई हेल्प मिल रही है तो आई विल बी द मोस्ट ऑनर्ड वन। थैंक यू।